हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसे कि हम सब कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया है और ये भी कह रहा है कि हम वाइंडिंग अप कराएंगे हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये देख लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है और क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे कि हम जान रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवोक कर दिया है बैंकिंग लाइसेंस पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। ठीक है, अच्छा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रिवोक हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आरबीआई अब क्या कह रहा है कि अब हमने आरबीआई कह रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के सामने कि वो वाइंडिंग अप और क्लोजर प्रोसीजर बैंक का कर दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई बैंक अब सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब ऐसा कोई बैंक एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा। और रेगुलेटेड बैंकिंग एंटिटी या ड्यू लीगल प्रोसेस के तहत ऐसा किया जाएगा। ये बेसिकली इसका मानना है। इसका मतलब है बेसिकली कि इनका लाइसेंस रद्द हो गया और हाई कोर्ट के सामने अब इनकी वाइंडिंग अप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो क्या हाई कोर्ट आरबीआई के पास ऐसी ताकत है? तो हाँ, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 आरबीआई को ये ताकत देता है, जिसमें सेक्शन 22 लाइसेंसिंग की ताकत देता है। फिर 35A डायरेक्शंस टू द बैंक, यानी आरबीआई डायरेक्शन इशू कर सकता है बैंक को, ये ताकत देता है। 36A ये जो सुपरसीजन है और जो बेसिकली बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट निर्णय हैं वो आरबीआई को इंतला करके लिए जाएंगे और आरबीआई उसमें दखल भी दे सकता है, ऐसा 36A कहता है सेक्शन इस एक्ट का। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सेक्शन 45 ये वाइंडिंग अप के लिए बनाया गया है, तो इससे वाइंडिंग अप होती है। ठीक है, यानी आप किसी भी बैंक को वाइंडिंग अप के लिए दे सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो इन बैंक के इतने सेक्शन हमको याद नहीं करने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बता दिया कि यस, आरबीआई कैन कैंसिल लाइसेंस इफ बैंक फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, अगर रेगुलेशंस से कंप्लाई करने में फेल कर जाता है, या ऑपरेशंस आर डिट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर्स, यानी जो लोग उस बैंक में पैसा रख रहे हैं ऐसा कुछ वो कृत्य कर रहा है बैंक जिससे वो कम हो रहे हैं उनके पैसे, या उनके पैसे खतरे में हैं, या कोई गवर्नेंस का फेलियर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ देखने को मिला आरबीआई को। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई का एक्शन ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और इंटीग्रिटी अपहोल्ड की जा सके, इसीलिए है बेसिकली। ठीक है, चलिए इतनी बात हम समझ गए। तो बेसिकली ये पेमेंट जो बैंक थी पेटीएम की, इसको पिनलाइज किया क्यों गया? तो हुआ यही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि ये जो रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस था इसको लगातार ये करता चला जा रहा था, यानी जो भी रेगुलेशंस उसको दिए गए थे उसकी तरफ वो कंप्लायंस में भाग नहीं ले रहा था। जैसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड वायलेशंस देखने को मिल रहे थे, वार्निंग्स इशू की जा रही थी तब भी ये वायलेशंस मिल रहे थे। फिर जो केवाईसी नॉर्म्स इशू किया है आरबीआई ने उसको भी ये मीट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें आ रही थी। चलिए ठीक है, ये भी देख लिया हमने। फिर क्या दिक्कत थी भाई? गवर्नेंस की दिक्कत थी। गवर्नेंस कोई इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म था ही नहीं, था भी तो बहुत कमज़ोर था। फिर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत इसकी गवर्नेंस में थी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी एंड डाटा कंसर्न्स थे वो तो थे ही, क्योंकि इनका आईटी सिस्टम जो है और डेटा फ्लोज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही थी, और इसीलिए जो डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे कि ये डेटा जा कहाँ रहा है और किस तरीके से ये सिक्योरली रखा जा रहा है, रखा भी जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। एंड ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल रिस्क। भाई जो पेमेंट्स बैंक है ये सिर्फ ये लेंड नहीं कर सकती, यानी किसी को पैसा उधार नहीं दे सकती है, इसीलिए ये ओवर डिपेंडेंस रहता है सिंगल इकोसिस्टम पे, खाली पेटीएम ऐप पे। और जो कि इसके मॉडल में सबसे बड़ा रिस्क था कि यानी ये बैंक कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मोबाइल पे एग्जिस्ट करती है। तो दैट्स वाई इसका लिमिटेड बिजनेस स्कोप होने के नाते ये पेटीएम इकोसिस्टम पे इसका हैवी डिपेंडेंस हो जाता था, जिसकी वजह से जो एक मेन और मुख्य कारण बने ये चारों, जिसकी वजह से जो आरबीआई है इनका लाइसेंस रद्द करती है। और इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे ऑन डिपॉजिट्स ये पहले ही इंपोज किए जा चुके थे, और जो ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थे इनको भी दोबारा मतलब कोई नए कस्टमर उसमें नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा भी पहले ही बता दिया गया था। एंड अब फाइनली इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। अच्छा, तो बेसिकली जो है ये पेमेंट्स बैंक क्या होती है, अभी तक हम इतना समझ रहे थे, तो ये पेमेंट्स बैंक होती क्या है चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक क्या होती है? पेमेंट्स बैंक का बेसिकली मतलब ये है कि भाई जो पेमेंट्स बैंक है वो इंट्रोड्यूस करती है जो भी रिकमेंडेशंस हैं नचिकेत मोर कमेटी की। ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी ने ही कहा था कि जो पेमेंट्स बैंक है उनको हमको इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक इस्टेब्लिश हुई नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई हम एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स, लिमिट रखी गई है लेकिन 2 लाख पर कस्टमर्स, भाई 2 लाख से ज़्यादा पर कस्टमर इसमें अपना पैसा नहीं रख सकता। फिर
ये पेमेंट और रेमिटेंसेस को रिसीव करने और आउटफ्लो करने, इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अलाउ करेगी और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये लेंड नहीं कर सकती कोई मनी, यानी किसी को मनी उधार नहीं दे सकती, जैसे बैंक लोन देती हैं ऐसा कुछ ये नहीं कर सकती। ठीक है, पेमेंट्स बैंक। एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको बनाया गया था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आसान हो जाए, लोगों का बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग हैबिट बढ़े। इसीलिए नचिकेत मोर कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था और फिर पेमेंट्स बैंक को अलाउ किया गया था। अच्छा, फिर जैसे अभी कौन कौन से पेमेंट्स बैंक हैं, जैसा कि ऑब्वियसली एक पेटीएम बैंक तो था ही, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी एग्जिस्ट करता है, एंड ऑब्वियसली जो इंडियन पोस्ट है उसका भी पेमेंट्स बैंक एग्जिस्ट करता है, जो कि गवर्नमेंट खुद रन करती है। ठीक है, तो अच्छा, तो हुआ क्या भाई, इसमें अभी जैसे कि बैन लगा दिया गया है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये भी कहा जा रहा है कि वाइंडिंग अप के लिए हाई कोर्ट जाएगा। तो वाइंडिंग अप का क्या मतलब है और हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा? तो इसमें होता ये है कि भाई आरबीआई अप्रोच करता है हाई कोर्ट को और कहता है कि भाई हमने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो आप एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दीजिए। अच्छा, लिक्विडेटर क्या होता है? लिक्विडेटर बेसिकली जो कैपिटल है उसको लिक्विडेट करेगा, उसको ये बताएगा कि ये कैपिटल किसके पास कितना और कितनी मात्रा में जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। कब जाना चाहिए तो मतलब मान लीजिए कि एक बात हो गई, लेकिन कितनी मात्रा में और कहाँ जाना चाहिए ये लिक्विडेटर बताएगा। तो वो लिक्विडेटर अनबायस्ड हो, इसलिए उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करे, ऐसा आरबीआई जाती है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट की निगरानी में वो चीज़ें हों। और ऑब्वियसली अगर कोई लाइबिलिटीज़ है इस पेमेंट्स बैंक पे तो वो भी सेटल की जाए उसी पैसे से। फिर जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा उनको सेफली वापस किया जाए, ऐसा भी हाई कोर्ट की निगरानी में होगा। तो इसी को कहते हैं, यही हो गया हमारा वाइंडिंग अप। यानी बेसिकली बैंक तो बंद हो गई, अब जो भी उसका काम धाम था वो बंद हो जाएगा और उसके बाद उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा, यानी काम धाम खत्म हो गया, उसका वाइंडिंग अप हो गई। ठीक है, तो चलिए, ये कि डिपॉजिटर सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है। एंड ऑब्वियसली जो डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये इंश्योर करती है कि भाई जो डिपॉजिटर्स अपना 5 लाख या उससे कम में कम का पैसा जमा कराए हुए हैं किसी बैंक में, तो वो इंश्योर्ड हैं। यानी अगर बैंक डूब भी जाती है या जैसे पेमेंट्स बैंक के साथ हुआ, ये बैंक बंद भी हो जाती है, तो भी आपका 5 लाख या उससे कम रुपया ये आपको पक्का आपके हाथ में दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं इंश्योर्ड बैंक। ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं ये प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए ये कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आया था और इसके तहत सबको उनके पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इसमें आप 2 लाख पर कस्टमर की आपकी लिमिट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक बात। दूसरी बात भाई, इम्पैक्ट एनालिसिस तो कर लें कि इसके बंद होने के बाद होगा क्या। सबसे पहले तो ऑन कस्टमर्स क्या इम्पैक्ट होगा। तो भाई कस्टमर्स को तो सिंपली क्या करना है कि उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या, अपना वॉलेट्स, यूपीआई अकाउंट्स और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स थे उसको किसी और बैंक अकाउंट में या किसी और बैंकिंग सिस्टम में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये टेम्परेरी डिसरप्शन होगा डिजिटल पेमेंट्स में, क्योंकि भाई उनका अब जो डिजिटल पेमेंट है वो इस तरीके से नहीं कर पाएंगे उतना फ्लुएंटली जितना पहले वो कर पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। अच्छा, फिर जो पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर क्या करें दिक्कत आएगी। तो भाई जो पेमेंट इकोसिस्टम है, जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, वो उसके पास चली जाएगी। पेमेंट इकोसिस्टम की जिम्मेदारी वो तो बना हुआ रहेगा, लेकिन जो बैंकिंग का बैकबोन है वो खत्म हो जाएगा इनके पास, और जो पार्टनर बैंक्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई इनके कई सारे पार्टनर्स भी थे जिनके साथ ये रन करते थे। तो खैर कुल मिला के बैंक बंद हो गई है, तो यही सब होना ही है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई जो फिनटेक सेक्टर है उनके ऊपर क्या हो जाएगा, उनके ऊपर एक सिग्नल चला जाएगा कि भाई कंप्लायंस अगर नहीं किया या इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कंप्लायंस पे कम, तो भाई आपकी मतलब ये बैंक बंद हो सकती है। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई आपको केवाईसी तो करनी ही पड़ेगी। भाई आप किसी को सहूलियत देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप केवाईसी ही नहीं कराओगे। फिर डेटा गवर्नेंस आपको रखना पड़ेगा, डेटा के साथ आप खेल नहीं सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फिनटेक बैंक पार्टनरशिप, इस तरीके की जो आपकी कंप्लायंस है इसको बहुत स्ट्रांगली डील करना होगा, नहीं तो ये दिक्कतें हमेशा आएंगी जो ऊपर वाली 2 दिक्कतें हमने बताई हैं। ठीक है, और इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको रीइंफोर्स करने के लिए स्ट्रांग रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी को भी ये दिखाता है, आई एम सॉरी, एंड ऑब्वियसली डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन प्रायोरिटी को भी ये शो करता है कि हाँ भाई जो डिपॉजिटर्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी पर रहेंगे, ऐसा बैंक शो भी कर रही है, बेसिकली आरबीआई शो कर रही है, गवर्नमेंट शो कर रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमने देखा कि जो बॉर्डर इश्यूज इसमें हाईलाइट किए जा रहे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि भाई जो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज हुआ, यानी जो रेगुलेशंस आए थे उनको आपने बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी बाईपास करने की कोशिश की, जो कि बैंकिंग नॉर्म्स में सख्त मना है। और फिर डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी, भाई जो क्रिटिकल डेटा है हमारा वो डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम के थ्रू कहीं भी जा सकता है और कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपने काम नहीं किया, जो कि मस्ट है, काम करना ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें प्रोमोटर डोमिनेंस होता है, इंडिपेंडेंट
ओवरसाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो भाई जो प्रमोटर्स हैं उनके रहमो करम पे थोड़ी बैंक चलती है। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा डेटा भी सिक्योर रहे एंड मनी तो सिक्योर होना ही चाहिए। तो इसलिए ये इसकी बहस को भी ख़त्म करता है और ये बताता है कि भाई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी बैंक से हाथ धो बैठेंगे। और इसी के साथ हम कुछ यूपीएससी का वैल्यू एडिशन भी देख लेते हैं, जैसे कि एक कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे मामलों में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, कि फाइनेंशियल इनोवेशन विदाउट रेगुलेटरी डिसिप्लिन कैन एम्पलीफाई सिस्टमिक रिस्क, कि आपकी बैंक भी बंद हो सकती है, ऐसा सिस्टमिक रिस्क आप फेस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो नचिकेत मोर कमिटी थी, इन्होंने पेमेंट्स बैंक को कहा था कि आपको मस्ट रिमेन, यानी आपको ज़रूर से ज़रूर रहना है लो रिस्क पे, और हाई कंप्लायंस एंटिटीज़ आपके ऊपर लगेंगी और आपको उसको फॉलो करना होगा। यानी नचिकेत मोर कमिटी ने सिर्फ पेमेंट्स बैंक की स्थापना ही नहीं कही थी, ये भी कहा था कि आपको लो रिस्क कैपेसिटी लेनी है और हाई कंप्लायंस बर्डन दोनों लेना है एक साथ। और इसी के साथ हम कुछ वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि भाई हमको जो रियल टाइम सुपरविजन है फिनटेक्स का, वो स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ऐसी दिक्कत दोबारा ना आए, और एक क्लियर फ्रेमवर्क निकालना होगा ताकि फिनटेक बैंक्स जो पार्टनरशिप करें उसमें कोई जो रिस्क शेयरिंग नॉर्म्स हैं या एग्जिट मैकेनिज्म्स हैं वो भी उसमें हों और उनका रोल भी कायदे से डिफाइन किया जाए। फिर इंप्रूव ऑडिट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई जितने भी रोबस्ट आईटी सिस्टम हैं, डेटा इंटीग्रिटी, साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा रोबस्ट तरीके से इंश्योर करना होगा कि ये चीज़ें कंप्लायंस में आएँ, नहीं तो इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर अवेयरनेस को हमको बहुत ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा ताकि जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो हमेशा मतलब इस्तेमाल किया जाए हमारे कस्टमर्स के द्वारा, और उनको इसके लिए हमें एजुकेट करके रखना होगा। इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।